हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोरोटिक ऑफ। मैं हूं रजत, हाजिर हो गया हूं फिर से एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स इन मेडिकल साइंसेस। बात कुछ ऐसा है दोस्तों, कुछ दिनों से मैं कुछ वीडियोस देख रहा था रिलेटेड टू मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट, जो कि हमारे इंडिया में होता है। तो उसमें मैं काफ़ी सारे कमेंट्स देखा लोगों का, जिनका ये कहना है कि फिज़िक्स का एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जबकि मेडिकल साइंसेस में तो फिज़िक्स का कोई यूज़ ही नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स का भी ये पूछना था कि जब मेडिकल साइंसेस में फ़िज़िक्स का कोई यूज़ ही नहीं है तो क्यों लिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा है नहीं। बात कुछ ऐसा है कि जब हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में कभी भी काम करने जाएंगे तो हम लोग देखेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ ही यूज़ हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है कि सब अलग अलग, ये हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट्स, लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकल जब हम लोग एप्लीकेशन करेंगे तो हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कुछ कुछ ऐसे काम जिसमें मतलब मेडिकल साइंसेस में कहाँ पे फिज़िक्स का यूज़ होता है। सो इंतज़ार किस बात का, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जब बात हो फिज़िक्स की और उसका एप्लीकेशन इन मेडिकल साइंसेस की, तो सबसे पहला जो मेरे जहन में वर्ड आता है वो है रेडियोलॉजी। तो ये सुन के शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये क्या बोल रहा, बड़ा सा वर्ड होता है क्या ये सब। लेकिन यकीन मानिए, ये आपको बड़े अच्छे से पता है। ये जब भी हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता होगा, पेशेंट्स देखते होंगे आप, तो तब आपको यही सबसे ज़्यादा दिखता होगा। जी हाँ, ये है जो जितने सारे इमेजिंग टेक्निक्स हमारे, जैसे मान लो एक्सरे है, यूएसजी है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ये सारे रेडियोलॉजी में ही आते हैं। और रेडियोलॉजी में फिज़िक्स के प्रिंसिपल का काफ़ी यूजेस है। कैसे, चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आप जो देख पा रहे हैं, ये पिक्चर है एक्सरे का। जी हाँ, और ये चेस्ट एक्सरे लिया जा रहा है। क्या आपको पता है कि एक्सरे मशीन, एक्सरे प्लेट और जो आदमी खड़ा है उसके बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एक रिक्वायर्ड इमेज के लिए। कैसे, तो चलिए एक एग्जांपल देके इसको बताता हूँ। मान लीजिए हम लोग चेस्ट का एक्सरे ले रहे हैं, और अगर एक्सरे मशीन को मैंने बहुत ज़्यादा पास में रखा हो आदमी के, और रेज को मैंने प्रोजेक्ट किया, तो उसमें मान लीजिए इमेज जब आता है, और मैं अगर हार्ट का इमेज देख रहा हूँ तो हार्ट का इमेज मुझे बड़ा दिखेगा, मैग्नीफाई हो जाएगा वो। क्यों? ये ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शैडोज़ के बारे में। तो मान लीजिए एक टॉर्च जलाया और उसके सामने हमने हाथ रखा, तो उसका जैसे ही शैडो दीवार पे पड़ेगा, हम लोग देख पाएंगे उसका एक साइज होगा। जैसे ही हम लोग हाथ को टॉर्च के और करीब लाएंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि जो शैडो है उसका साइज बड़ा होते जा रहा है हाथ का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट है वो डाइवर्जिंग रे होता है। लाइट जो होता है वो डाइवर्जिंग रे होता है, और जैसे हम लोग सोर्स के पास में लाते हैं लाइट को, तो लाइट उसको एकोमोडेट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को वो और ज़्यादा डाइवर्ज करता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा हमको जो शेडो है वो और बड़ा दिखता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो हार्ट है वो मैग्नीफाइड दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो इधर तो हाथ था भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है हाथ बड़ा दिख भी जाए तो। लेकिन अगर इमेजिंग में हार्ट का साइज बड़ा दिख जाए तो एक रॉन्ग डायग्नोसिस हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियोमेगाली। तो रॉन्ग डायग्नोसिस अगर हो गया तो भैया आजकल तो डॉक्टर को ऐसे भी बहुत इजीली मार देते हैं कोई, है ना। तो मार खाने के लिए तो कोई भी रीज़न काफ़ी है, इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। और आपने रे ऑप्टिक्स में तो पढ़ा ही होगा मैग्निफिकेशन के बारे में, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल काम करता है। जो फोकस है, मतलब जो मशीन है, मशीन से जो प्लेट है जिस पे इमेज आएगा उसका डिस्टेंस, और जो मशीन जो फोकस है और जो आदमी है उसका डिस्टेंस,
इसका रेशियो डिटरमाइन करेगा कि मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो इसको मेंटेन करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाए, इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कभी कोई भी हिस्से को हम लोग मैग्नीफाई करके देखना चाहे तो हम लोग को उस तरह से इसको एकोमोडेट करना पड़ेगा, इसको चेंजेस करने होंगे देखने के लिए रिक्वायर्ड इमेज। तो ये तो था पहला एप्लीकेशन एक्सरे का, छोटा सा था, आपने देखा। सेकेंड आ जाते हैं, मान लीजिए यूएसजी पे, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है दोस्तों कि पीजो इलेक्ट्रिक का जो प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें एक्चुअली होता क्या है में, तो इसमें जो प्रोब है, जो एक्सप्लोरिंग जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो प्रोब होता है जिसको हम लोग यहाँ पे जो बॉडी पे रख के जिसको स्कैन किया जाता है, उसके अंदर एक क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टल होता है। और वो जो क्रिस्टल है वो बना हुआ होता है लेड, जर्कोनियम और टाइटेनियम से। अब बात कुछ ऐसा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है इस प्रोब के अंदर से, ये क्रिस्टल वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन होने से वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये साउंड जाके हिट करेगा किसी ऑर्गन को, फिर वहाँ से वापस आएगा और उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेंगे और उससे इमेज प्रोड्यूस होता है। तो अब इतना सब बोलने का क्या रीज़न था? सबसे पहले बात यह है कि जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसका वेवलेंथ वो डिपेंड करता है थिकनेस पे, उसके अंदर जो क्रिस्टल है उसका थिकनेस पे। तो अगर हमें थिकनेस हम लोग चेंज करेंगे, साउंड का वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, और वेवलेंथ अगर चेंज होगा उससे फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी का इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। उसके पहले एक बात बता दूं, जो साउंड वेव है, आप लोग फिज़िक्स में पढ़े होंगे, जो साउंड वेव है उसका एयर में स्पीड कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। और साउंड का जो साउंड वेव का जो स्पीड है वो वेरी करता है विद मीडियम, कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जो साउंड वेव का स्पीड है दैट इज़ काइंड ऑफ 1520 मीटर पर सेकेंड। ये सब क्यों बताया मैंने? इसी से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे फ्रीक्वेंसी। सी बाई लैम्डा इक्वल टू म्यू पढ़ा ही होगा, है ना, स्पीड बाई वेवलेंथ, उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ? देखो, फ्रीक्वेंसी इसमें होता ही है कि फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा इमेज का रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा होगा, मतलब इमेज क्लैरिटी उतना ज़्यादा होगा, उतना क्लियर इमेज देख पाएंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पेनिट्रेशन कैपेसिटी। तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वेव, साउंड वेव ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो हमें अगर डीप स्ट्रक्चर्स देखना हो, कुछ बहुत अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो देखना हो, वहाँ पे हम लोग अगर हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि साउंड वेव उतना दूर तक पहुँच नहीं पाएगा। लेकिन अगर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हमें देखना हो तो हम लोग अगर अच्छा क्लैरिटी में देखना चाहते हैं तो हाई साउंड फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स हम लोग भेजेंगे, है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो नॉर्मल यूएसजी होता है उसमें फ्रीक्वेंसी, और मान लीजिए जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट। अब हम अगर स्कैन करें यूएसजी से तो एक होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ये जो लोग मेडिकल स्टूडेंट होंगे उनको तो बड़े अच्छे से पता होगा, तो जिसमें जो प्रोब है उसको डाला जाता है, मतलब थ्रू वेजाइना, मतलब वो डायरेक्टली यूट्रस के नीचे रहता है, जिसके वजह से हम लोग क्या होगा, अगर हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करेंगे तो हम लोग अच्छे से देख पाएंगे, आई मीन हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर देख पाएंगे। लेकिन नॉर्मल यूएसजी, एब्डोमिनल यूएसजी करेंगे तो उसमें क्लियरिटी, इमेज क्लैरिटी पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत अंदर, बहुत स्ट्रक्चर जो है बहुत डी डेप्थ में होता है। तो इसी वजह से अगर हम लोग प्रोब लगाएं और अगर हाई रेजोल्यूशन में देखना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा उसमें। तो और भी एक बात है, जैसे कभी आपने ये सोचा है कि जब यूएसजी किया जाता है तो हम लोग को बोला जाता है कि पानी पियो, 2 घंटे पहले पानी पियो और कोई यूरिन पास नहीं करेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर पानी नहीं पिए हम
तो हमारे बाउल्स में बहुत गैस रहते हैं। तो जैसे ही हम लोग प्रोब लगाएंगे, साउंड वेव को भेजेंगे, तो होता जैसे हमें पता है कि जब एक वेव ट्रैवल करता है, मीडियम जैसे ही चेंज हो जाएगा तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। उसी तरह से साउंड वेव में भी जब हम लोग एक साउंड वेव पास करेंगे, पहले तो सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे, टिश्यू का डेंसिटी अलग होता है, और उसी तरह उसके नीचे गैस है, गैस का डेंसिटी अलग होता है। तो जैसे ही ये साउंड वेव जाएगा हायर टू लो डेंसिटी, रिफ्रैक्शन होगा, और डेंसिटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि एक्चुअली वो रिफ्रैक्शन, इतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो वो वापस आ जाता है घूम के। तो इससे क्या होगा, हमें इमेज नहीं मिलेगा, डीप जो स्ट्रक्चर का हम लोग इमेज देखना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके वो साउंड वेव पहले ही वापस आ जाएगा। इसीलिए पानी पी के किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक फिज़िक्स का ही एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब भी पढ़ा ही होगा फिज़िक्स में। इसके बाद थोड़ा दूसरे ये में जाते हैं, देखते एमआरआई में कहाँ पे एप्लीकेशन है। एमआरआई दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक हाई मैग्नेटिक फील्ड में हमारे बॉडी को रखा जाता है। तो बात कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा जो बॉडी है, बॉडी में बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या है, मैक्सिमम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसी से तो बना है ना सब कुछ। तो जो हाइड्रोजन है उसका जो प्रोटॉन, उसमें एक न्यूक्लियाई होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है दैट एक्ट्स लाइक स्मॉल मैग्नेट्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने प्रोटॉन हैं वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं। लेकिन फिर तो ये सवाल आ सकता है कि भाई अगर सब मैग्नेट ही है हमारे बॉडी में, तो हम लोग क्यों नहीं अट्रैक्ट करते हैं ना लोहे की चीज़ों को। बात ऐसा है कि रैंडमली ओरिएंटेड है। मैग्नेट्स का ओरिएंटेशन भी तो डिपेंड करता है ना, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। रैंडमली सारे ओरिएंटेड है, जिसके वजह से नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ज़ीरो। लेकिन जैसे ही हम लोग एक एमआरआई मशीन में किसी को सुलाएंगे, तो एमआरआई जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमारे सारे हाइड्रोजन एटम अलाइन हो जाएंगे। सारे नहीं, कुछ उल्टा भी होगा अलाइन, लेकिन मैक्सिमम जो है वो अलाइन होंगे अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एमआरआई, ठीक है, एमआरआई मशीन। तो इससे हो, फिर दोस्तों अलाइनमेंट होने के बाद उसमें से हम लोग आरएफ पल्स पास कराते हैं। तो आरएफ पल्स दोस्तों ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक है शॉर्ट, एक लॉन्ग, जिनके वजह से T1 एंड T2 वेव इमेज बनता है एमआरआई में। तो अगर समझाना चाहूँ तो एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सिंपल भाषा में यही बोलूँगा कि जो प्रोटॉन्स हैं वो मान लीजिए अगर जेड एक्सिस में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस है, उस एक्सिस में अगर घूम रहा है प्रोटॉन्स, आरएफ पल्स जैसे ही उसको इस डायरेक्शन से मिलेगा, उसके अंदर से पास करेगा, तो वो एनर्जी गेन करके उसका एक्सिस चेंज कर देगा, और जो मतलब ट्रांसवर्सली वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं 90 डिग्री, जिसके वजह से क्या होता है, उसके बाद जैसे ही वो लौटेगा वापस, जब उनका रिलैक्सेशन होगा, वो रिलैक्सेशन के टाइम में वो लोग एनर्जी छोड़ेंगे, एमिट करेंगे वो एनर्जी, जिसको वो मशीन उस टाइम में कैच करेगा, और हमें तब वो कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। अब ये जो एमिट करता है, ये रिलैक्सेशन जो होता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहते हैं हम लोग। तो ये रिलैक्सेशन होने का जो टाइम है वो डिफरेंट है डिफरेंट टिश्यूज़ के लिए। ये टिश्यू का प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, उनका मैग्नेटिज्म पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो टिश्यूज़ मान लो जल्दी वापस आ जाए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, रिलैक्सेशन टाइम जिनका शॉर्ट हो, वो हमें कॉन्ट्रास्ट दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसी वक्त में वो मशीन कैच करता है, वो जल्दी अपना एनर्जी एमिट कर देते हैं, तो कैच कर लेता है मशीन, और वो हमें तब ब्राइट दिखता है। लेकिन जिनका शॉर्ट नहीं होकर लॉन्ग हो टाइम रिलैक्सेशन का, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन का, उनमें हमें क्या होता है, उनका वो डार्क दिखते हैं, क्योंकि वो मशीन कैच नहीं करेगा, उसके पहले तो एक दिन एमिट कर लिया, वो कैच कर लिया उसने, तो इनका टाइम जिनमें ज़्यादा लगेगा,
वो डार्क दिखेंगे। तो ये एक्चुअली है क्या, ये डिपेंड करता है उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। जिनमें मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा जिन टिश्यूज़ में, वो क्या करेंगे, वो जल्दी अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है, मेन मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस में जल्दी लौट आएंगे, जबकि जिनका कम होगा उनको लौटने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसी वजह से जैसे देख लो बोन्स हैं वो डार्क दिखते हैं T1 वीडियो इमेज में, जबकि जो फैट है वो ब्राइट दिखते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जो बोन्स हैं उनका मॉलिक्यूलर जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि वो जल्दी उनको रिलैक्सेशन करने नहीं देता, जल्दी वापस आने नहीं देता है प्रोटॉन्स को। ठीक है, तो उसी तरह अगर T2 वेट जो इमेज होता है उसमें क्या होता है, जब लॉन्ग RF पल्स हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब देंगे तो होता ये है कि जितने सारे जो प्रोटॉन्स है वो एक इन फेज घूमने लग जाते हैं स्पीड में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो डी फेज भी होने लगते हैं, फिर उनका जो स्पिन है वो डी फेज होने लगता है। तो एक साथ घूम रहे थे, अचानक से फिर वो डी फेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डी फेजिंग में जो जल्दी डी फेज हो जाएगा, ठीक है, उनको मशीन कैच नहीं करता उनका सिग्नल्स, लेकिन जो डी फेज को रिटेन करते हो, डी फेज होने में टाइम जिनमें ज़्यादा लगता है उसका कॉन्ट्रास्ट को कैच करता है मशीन। ठीक है, तो तब वो जो चीज़ है वो हमें वाइट दिखेंगे, ब्राइट दिखेंगे। तो अब मान लो जैसे वाटर होता है, वाटर क्या होता है, वो डार्क दिखता है। अब मान लो कोई एक टिश्यू हम लोग देख रहे हैं जो नॉर्मली ब्राइट दिखता है, लेकिन ड्यू टू सम डिजीज कंडीशन और पैथोलॉजिकल कंडीशन मान लो उसमें वाटर एब्सॉर्ब हो गया तो वो हमें डार्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का ही प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो डार्क दिखेगा MRI में। ठीक है, तो मान लो सिस्ट हो गया किसी का, जैसे हम लोग MRI लेंगे तो वो ब्लैक दिखेगा क्योंकि सिस्ट में पानी बहुत जमा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ट्यूमर्स है। ट्यूमर जो है नॉर्मली स्कैन में डार्क दिखता है क्योंकि ट्यूमर जो है उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, सो जिनके वजह से जो ब्लड के वजह से वो डार्क प्रोजेक्शन उनका होता है। अब एक तरह का ट्यूमर है जिनको हम कहते हैं मेलेनोमा। मेलेनोमा क्या है, उसमें मेलानिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो मेलानिन की वजह से वो क्या करता है, वो उसको एक पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे देता है मेलानिन। तो अब क्या होगा, जैसे हम लोग स्कैन करेंगे T1 वेट इमेज में वो ब्राइट कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। इसी तरह से सारी इंटरप्रिटेशन करने होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ECG पे। ECG आपने सुना ही होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। तो ये ECG का काम क्या है? ECG एक्चुअली क्या करता है, जो हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको कैच करता है और उसको एक ग्राफिकल फॉर्म देता है। और इस ग्राफ को जब हम लोग देखते हैं हमें उसे देख के इंटरप्रेट करना होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का कैसा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए उसमें जैसे कि वेव्स हैं, वेव का शेप कैसा है, उनमें स्क्वायर्स है, कितना स्क्वायर्स में वो ख़त्म हुआ है, कौन सा वेव, ये सब कैलकुलेशंस रहते हैं क्योंकि उसमें एक टाइम रहता है कि एक जो स्क्वायर है वो कितना टाइम में कंप्लीट होता है। तो अब मान लीजिए हमने PR इंटरवल देखा, नॉर्मली PR इंटरवल 2 to 4 स्क्वायर्स में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए 6 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा स्क्वायर्स लगाए। तो इससे यही हम जैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो अपर पार्ट से लोअर पार्ट में जो तो इलेक्ट्रिकल वेव जो फ्लो कर रहा है उसमें डिले है कहीं पे, मतलब अपर पार्ट ऑफ द हार्ट से लोअर पार्ट में पास करने में वेव को टाइम ज़्यादा लग रहा है, डिले हो रहा है, तो कार्डिक फेलियर हो सकता है टाइप 1। अब मान लीजिए ऐसा स्टेज हुआ कि मतलब जो इलेक्ट्रिक पल्स है वो मतलब पास ही नहीं कर रहा है अपर से लोअर साइड में, तो उसमें फिर टाइप 3 कंप्लीट हार्ट फेलियर। ठीक है, या फिर मान लीजिए कहीं पे जो हाइपरट्रोफी हो गया, राइट हार्ट हाइपरट्रोफी हो गया है, तो इससे क्या होगा, पूरा जो वेक्टर है वही उसका ही डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसके वजह से अब हम लोग मान लीजिए जिस चेस्ट लीड में हमें एक्चुअली मिलना चाहिए था
मतलब अपर साइड में ज़्यादा बड़ा वेव मिलना चाहिए था, वहाँ मान लीजिए छोटा मिल रहा है रिलेटिवली। जिस लीड में हमें डाउन साइड में छोटा वेव मिलना चाहिए था, वहाँ मान लीजिए बड़ा वेव हो रहा है। तो ये समझने में आप लोगों को शायद प्रॉब्लम होगा, लेकिन बोलने का मतलब है वेव का शेप कैसा है, कितना कितना स्क्वायर्स पास किया है, ये सारे हम लोग को देख के इंटरप्रेट करना होता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अब एक आखिरी चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि है बर्नौलीज़ थ्योरम। तो बर्नौलीज़ थ्योरम का एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो हेमोडाइनमिक सर्कुलेशन जो है उसको समझने में यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ पे काफ़ी बार। जैसे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, कार्डियक सर्कुलेशन में जो ब्लड फ्लो है उसको समझने के लिए। तो एक छोटा सा मैं एप्लीकेशन दिखाना चाहूँगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हार्ट का इमेज। तो काफ़ी बार कुछ कंडीशंस में ये होता है कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो कर जाता है वेंट्रिकल से आर्टरियम की तरफ। ठीक है, तो ये जो बैक फ्लो करता है उसको हम लोग कहते हैं रिगर्जिटेशन। नॉर्मल कंडीशन में बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड हो सकता है रिगर्जिटेशन। तो ये जो है इसका हम लोग थोड़ा देखेंगे यहाँ पे बर्नौलीज़ थ्योरम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि जो पी आर वी प्लस हाफ रो वी आर वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई, तो आर वी जो है ये एक पॉइंट है जो कि है वेंट्रिकल में एक पॉइंट, और इक्वल टू पी आर ए प्लस हाफ रो वी आर ए स्क्वायर। यहाँ पे जो आर ए है वो ऑट्रियम में, जो कि वेल्व के बिल्कुल एडजेसेंट एक पॉइंट है। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है। तो मैंने इस जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है। तो पहले इक्वेशन में से मैंने जो y वाला जो कंपोनेंट है उससे रिलेटेड जो पार्ट है उसको मैंने हटा दिया। y मतलब हाइट था यहाँ पे। तो क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बीच का जो हाइट है दैट इज़ लाइक ट्रिवियल वेरी मच कंपेयर टू अदर प्रेशर कंपोनेंट्स। सेकेंड स्टेप में जो है जो वेलोसिटी कंपोनेंट है आर वी का, मतलब जो आर वी है जो वेंट्रिकल का जो वेलोसिटी कंपोनेंट उसको हटाया गया, क्योंकि दैट इज़ एज कंपेयर टू द आर्ट्रियम का जो वेलोसिटी दैट इज़ वेरी मच नेग्लिजिबल। ठीक है, तो फिर इसको हमने डिराइव किया। डिराइव करके जो हमको एंड रिजल्ट मिला कि ये दोनों पॉइंट के बीच का जो प्रेशर ग्रेडियंट है दैट इज़ इक्वल टू और सिमिलर टू 4 टाइम्स द ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का जो वेलोसिटी है। इसके एप्लीकेशन कैसे होगा देखिए नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो है ये जो ट्राइकस्पिड जो रिगर्जिटेशन का वेलोसिटी है वो इकोकार्डियोग्राफी करके मिली है। ट्राइकस्पिड जो रिगर्जिटेशन का वेलोसिटी है दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, और जुगुलर वेनस प्रेशर हमें पता है कितना है। तो अब इससे इसका एप्लीकेशन कैसे होगा देखिए। हमें जो बोला गया है इसमें हमें निकालना है जो पल्मोनरी आर्टरी में जो सिस्टोलिक प्रेशर है। नॉर्मली क्या होता है, वेन से राइट आर्ट्रियम में ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से फिर जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, फिर वहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है ब्लड। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर कितना है वो हमें निकालना है, सिस्टोलिक प्रेशर। तो जैसे कि यहाँ पे हमें JVP पता है जो कि जुगुलर वेनस प्रेशर है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर। उसके साथ +5 करने से उसमें सेंट्रल वेनस प्रेशर निकाल सकते हैं। और सेंट्रल वेनस प्रेशर के साथ जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे जो राइट हार्ट का जो प्रेशर ग्रेडियंट है, तो हमें मिल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है। अब जो राइट हार्ट का जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो हमने इसके पहले डिराइव किया, वो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी दे दिया गया है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन जेट का जो वेलोसिटी दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे पहले जो हमने डिराइव किया था फार्मूला में, और उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना है। तो इस केस में जैसे पता चल रहा है कि 36 mm ऑफ Hg है प्रेशर, तो इसके साथ हम लोग सेंट्रल वेनस प्रेशर ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 47 mm ऑफ Hg, जो कि है पल्मोनरी आर्टरी में सिस्टोलिक प्रेशर 47 mm ऑफ Hg।
इसका क्या सिग्निफिकेंस है? नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है वो 30 के नीचे होना चाहिए, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इससे पता चल रहा है कि इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने का मतलब ज़रूर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या पल्मोनरी हार्ट या पल्मोनरी दोनों में ही कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मतलब लंग्स में भी कोई कॉम्प्लिकेशन रह सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका एप्लीकेशन होता है। तो यही था आज का दोस्तों, यहीं तक था ये वीडियो। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना।